हेलो दोस्तों, सुकून एफएम पर आपका स्वागत है। बेमानी मोहब्बत सुनने के लिए जिन्होंने अभी तक सुकून एफएम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले सुकून एफएम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम सुनने जा रहे हैं 141वां एपिसोड। चलिए शुरू करते हैं कहानी। अंजलि कपूर शिवानी से फंडिंग पाने के लिए आदित्य से नज़दीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। वो आदित्य से मिलने उसके ऑफिस एंटीना की बिल्डिंग में गई, लेकिन अपॉइंटमेंट न होने के कारण आदित्य ने उससे मिलने से मना कर दिया। अंजलि वहां से गुस्से में निकल गई। तभी आदित्य की बहन उसकी रीना का कॉल आया कि वो लोग मुंबई आ गए हैं, चले उनको एयरपोर्ट से पिक करो। आदित्य जब उनको पिक करने गया तब उसको पता चला कि रीना के साथ रूपाली भी आई है। रूपाली आदित्य से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन आदित्य उसको मुंह नहीं लगाता। उसके ऑफिस में मीटिंग थी, इसलिए उन लोगों को घर पर छोड़ दिया और वापस अपने ऑफिस की तरफ निकल गया। उसकी प्रियंका मेनन के साथ मीटिंग थी। प्रियंका के साथ मीटिंग हुई और प्रियंका वहां से निकल गई। प्रियंका मेनन बहुत ही पावरफुल बिजनेस वूमन थी। मेनन ग्रुप के सीईओ, शहर के अमीर से अमीर परिवार के लड़के प्रियंका की एक झलक पाने को तरसते थे। प्रियंका अपनी गाड़ी में बैठी वापस जा रही थी, लेकिन उसका दिमाग और दिल कहीं और ही था। उसकी आंखों के सामने आदित्य की तस्वीर हटने का नाम नहीं ले रही थी। आदित्य की पर्सनैलिटी से प्रियंका बहुत इंप्रेस हुई थी। इधर जब प्रियंका आदित्य के ख्यालों में डूबी हुई थी, तभी उधर माही हीराचंदानी ग्रुप के हेड ऑफिस में अपने कैबिन में बैठी उस ब्लैकमेलर लड़की के बारे में सोच रही थी। उसने मन ही मन अपने आप से पूछा, आखिर है कौन ये लड़की। उसने अपने आप हर एक दोस्त, रिश्तेदार, दुश्मनों के बारे में सोचा, लेकिन कोई ऐसा नाम नहीं था जो इस ब्लैकमेलिंग के पीछे हो सकता था। तभी उसके विचारों की कड़ी तब टूटी जब उसके कैबिन के दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। माही, मैं अंदर आ सकती हूँ क्या? उसके असिस्टेंट भाग्य ने पूछा। माही ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ भाग्य, आ जाओ। भाग्य अंदर दाखिल हुई और माही के सामने जाकर खड़ी हो गई। माही ने भाग्य को देखा और पूछा, भाग्य एक काम कर सकती हूँ, मेरे लिए एक नंबर के डिटेल्स निकलवा सकती हूँ? भाग्य ने थोड़ा सोचा और फिर जवाब दिया, हाँ माही, मेरी जान पहचान में एक इंसान है जो काम कर सकता है। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें एक नंबर भेज रही हूँ। मुझे इसकी पूरी डिटेल्स चाहिए, जल्द से जल्द, माही ने कहा। भाग्य ने माही के चेहरे पर ध्यान से देखा। उसकी आंखों में चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। भाग्य ने चिंतित स्वर में पूछा, माही, क्या बात है? तुम परेशान लग रही हो, क्या तुम्हें कोई तंग कर रहा है? माही ने झूठी मुस्कान के साथ कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ी थकान महसूस हो रही है। और ये नंबर मुझे लगता है कोई स्टोकर है, मुझे बार बार कॉल कर रहा है, बस इसलिए डिटेल्स निकालने की कहा है। भाग्य को लगा कि माही सच कह रही है। उसने तुरंत सिर हिलाया और बाहर निकल गई। बाहर आने के बाद उसने अपना फोन निकाला और एक नंबर पर डायल कर दिया। कुछ रिंग्स बजने के बाद सामने से फोन उठाते हुए एक आदमी बोला, अरे वाह भाग्य जी, मेरी याद कैसे आ गई आपको? वो लड़का भाग्य को पसंद करता था। भाग्य उसके इरादों के बारे में अच्छी तरह जानती थी, इसलिए भाग्य को उस लड़के की बातें पसंद नहीं थी, लेकिन उसे पता था कि मोबाइल नंबर के डिटेल्स सिर्फ वही निकाल सकता है। उसने सीधे कहा, एक काम करोगे मेरा? वो लड़का तुरंत बोला, बोलो भाग्य, तुम्हारे लिए कुछ भी। भाग्य ने बिना समय गवाए कहा, मैं तुम्हारे पास एक नंबर भेज रही हूँ, मुझे इस नंबर की डिटेल्स चाहिए, और वो भी जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी। लड़के ने इतराते हुए कहा, तुम कहो और मैं ना करूं, ये कैसे हो सकता है भाग्य? वो आगे कुछ बोलने ही वाला था, इतने में भाग्य ने फोन काट दिया और अपने कैबिन की तरफ चली गई। उधर माही भी अब अपने कैबिन में बैठी थी, सोचते हुए कि ये लड़की आखिर उससे और युवराज से चाहती क्या है। ये लड़की मुझसे हर बार सिर्फ एक ही बात कह रही है, युवराज से डिवोर्स ले लो। लेकिन क्यों? हमारे डिवोर्स से इसे क्या मिलेगा? उसका दिमाग उलझता जा रहा था। ये सोचते सोचते माही के सर दर्द बढ़ने लगा था। उसने थोड़ा ऐसे ही सोचा और फिर अपने कैबिन के डेस्क पर रखी घंटी बजाई। घंटी बजते ही एक ऑफिस बॉय अंदर आया और सिर झुकाकर बोला, जी मैम। माही ने हल्की आवाज में कहा, एक स्ट्रॉन्ग कॉफी लेकर आओ। वो लड़का तुरंत बाहर चला गया। माही ने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन अपने आप से फिर कहा, मैं इस लड़की के बारे में पता लगाकर ही रहूंगी। उसने ठान लिया, अब वो इस खेल को खत्म करके ही दम लेगी। इसी बीच इधर युवराज सिंघानिया अपने कमरे में बैठा था। आज उसका मन ही नहीं कर रहा था कि कहीं जाने का, इसलिए वो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकला था। उसने माही के दिए हुए डिवोर्स पेपर फाड़ कर डस्टबिन में डाल दिए थे। मुझे माही के डिवोर्स मांगने के पीछे का कारण पता लगाना ही होगा, उसने मन ही मन सोचा। ये सोचते सोचते उसने अपना फोन निकाला और वसीम को कॉल किया, लेकिन वसीम ने उसके कॉल का स्टैंड भाई को फोन कट गया। युवराज को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वसीम कॉल क्यों नहीं उठा रहा था। तभी उसके मन में एक ख्याल आया, कहीं वसीम किसी मुसीबत में तो नहीं, वरना ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि वो मेरा कॉल अटेंड न करे। ये सोचकर वो बड़बड़ाया,
तभी उसे ध्यान आया कि उसे चंदन से बात बारे में पूछ लेना चाहिए। उसने दोबारा से चंदन को कॉल कर दिया। चंदन का फोन मिलता इससे पहले ही वसीम का कॉल भी आ गया। युवराज ने जब स्क्रीन पर वसीम का नाम देखा तो तुरंत फोन उठाया और चिंता जाहिर करते हुए पूछा, हेलो वसीम, कहाँ हो तुम? मेरी कॉल क्यों नहीं अटेंड की? सब कुछ ठीक तो है ना? कहीं कोई गलत तो नहीं हुआ तुम्हारे साथ? मालिक, मेरा फोन साइलेंट पर था और मैं अभी हीरा चंदानी ग्रुप के हेड ऑफिस के बाहर हूँ। आपने जो काम बोला था उसी में लगा हुआ हूँ, वसीम ने जवाब दिया। वसीम की बात सुनकर युवराज की चिंता दूर हुई। तो बताओ क्या पता चला? उसने वसीम से पूछा। मालिक, आपने जो कहा था कि माही मैडम की गाड़ी के बारे में पता लगाने के लिए, मुझे पता चल गया है कि उनको वो गाड़ी उनके ऑफिस की तरफ से मिली है। शिवानी हीराचंदा ने खुद माही मैडम को गाड़ी गिफ्ट की है, वसीम ने युवराज की बात का जवाब देते हुए बताया। वसीम की बात सुनकर युवराज की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने फोन काट दिया और मन ही मन अपने आप से कहा, मुझे पूरा विश्वास था माही कभी भी मुझे धोखा नहीं दे सकती। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है, जरूर उसको कोई मजबूर कर रहा है मुझसे डिवोर्स लेने के लिए। युवराज अपने उन दुश्मनों के बारे में सोचने लगा जिनके साथ इन दोनों उसका लफड़ा हुआ था। उसने हर एक कड़ी को जोड़ने की कोशिश की। बिजनेस वर्ल्ड में उसके जो अराइवल थे उनके बारे में सोचा। उसके दिमाग में दो लोग आ रहे थे, पहला मुकुल और दूसरा वो मास्टरमाइंड जिसके बारे में उसको अब तक पता नहीं चल पाया था। अगर इस सब के पीछे मुकुल का हाथ होता तो माही मुझे बता देती, और माही उसकी बात क्यों ही नहीं मानती? ये काम मुकुल का भी नहीं हो सकता। उसने मन ही मन मुकुल के बारे में सोचते हुए कहा। फिर उसके दिमाग में सुइयां मास्टरमाइंड पर जाकर अटक गई, जिसने माही और टीना पर हमला करवाया था और माही को धमकियां दे रहा था। उस हमले के बाद ही माही युवराज को छोड़कर चली गई थी। उसने मन ही मन सोचा, जरूर इसके पीछे उस मास्टरमाइंड का हाथ हो सकता है। उसने ही माही को डराया धमकाया होगा। मुझे जल्द से जल्द उस तक पहुंचना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं माही को हमेशा के लिए खो दूंगा। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। युवराज ने अपने बिस्तर से उठा और अपने कमरे से बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही उसने चंदन को कॉल किया और जैसे ही चंदन ने कॉल अटेंड की, युवराज ने कहा, चंदन, मुझे अभी के अभी वसीम के अड्डे पर मिलो। अपने सभी लोगों को भी वहीं आने के लिए कहो। मैं तुम लोगों से 1 घंटे में वहीं मिलता हूँ। ये कहने के बाद युवराज चंदन के जवाब का इंतजार बिना किए ही फोन काट दी। फोन काटते हुए युवराज सिंघानिया हाउस के मेन दरवाजे पर बाहर निकला और अपने स्पोर्ट्स कार में बैठा और तेजी से वसीम के अड्डे की तरफ जाने लगा। उधर अपने कैबिन में एक लड़की बहुत ही बेचैन बैठी हुई थी। वो लड़की टीना थी और टीना के चेहरे पर गंभीर भाव दिखाई दे रहे थे। वह सुबह से ही युवराज के बारे में सोच रही थी। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक ऐसा क्या हो गया, युवराज उसको इग्नोर करने लगा है। जिस दिन युवराज ने गाड़ी दी थी वो उस दिन के बारे में सोच रही थी। युवराज का स्पर्श उसको बार बार याद आ रहा था। ये सब सोचते हुए टीना ने अपना मोबाइल उठाया और अंजलि को कॉल करने लगी और सोचने लगी, मुझे अंजलि से कहना होगा कि माही को एक और डोज की जरूरत है, तभी वो पूरी तरह से युवराज की जिंदगी से निकलेगी। टीना ने अंजलि का नंबर देखते हुए मन ही मन कहा। उसने अंजलि का नंबर डायल कर दिया। उधर अंजलि कपूर मेंशन में पहुंच चुकी थी। अपने रूम में बैठी वाइन पी रही थी। उसका मन गुस्से से भरा हुआ था। उसको बार बार आदित्य से ना मिलने की कमी खल रही थी। आदित्य, तुम्हारी इतनी औकात कि तुम मुझसे मिलने के लिए मना कर दो। अंजलि को आज अपने इंसल्ट के बारे में सोच सोच कर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपने गुस्से से अपने हाथ में पकड़े वाइन के गिलास को जोर से दबा दिया, जिसकी वजह से गिलास टूट गया और कांच उसके हाथ में भी लग गया। उसके हाथ से खून निकलने लगा, लेकिन उसको ये दर्द और उस दर्द के सामने कुछ भी नहीं लग रहा था जो आदित्य के इंसल्ट के कारण हो रहा था। वो गुस्से में लगातार बड़बड़ाई जा रही थी। ये इंसल्ट मेरी माही की वजह से हुई। अगर वो हीरा चंदानी ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट ना होती तो हमारी डील कब के साइन हो जाती। उसी डील की वजह से मुझे आदित्य के पास जाना पड़ा और मेरी इंसल्ट, इस इंसल्ट का बदला तो मैं तुमसे लेकर रहूंगी माही। तभी उसके फोन की रिंग बजी। उसका ध्यान उस तरफ चला गया। जैसे उसने स्क्रीन पर टीना का नाम देखा, उसकी आंखों में एक शैतानी चमक आ गई। उसने तुरंत फोन उठाया और कहा, हाँ टीना, बोलो, कहाँ बिजी हो? इतने दिनों से कॉल नहीं किया। लगता है आजकल तुम्हें मेरी मदद की जरूरत ही नहीं रही। नहीं नहीं अंजलि, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारे बिना तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। बस एक खबर देनी थी तुम्हें, टीना ने अंजलि को चापलूसी भरी आवाज में कहा। हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? अंजलि ने पूछा। अब क्या बात बताएगी टीना अंजलि को? क्या होगा आगे? ये दोनों मिलकर क्या करेंगी आगे? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, 142वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। टीना और अंजलि फोन पर बात कर रहे थे। बस एक खबर देनी थी तुम्हें, टीना ने अंजलि के चापलूसी भरी आवाज में कहा। हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? अंजलि ने पूछा। माही युवराज से डिवोर्स ले रही है, लेकिन मुझे लगता है कि उसको एक फाइनल डोज देनी पड़ेगी। उनका डिवोर्स लास्ट स्टेज पर अटका हुआ है।
हमें उसको थोड़ा मोटिवेट करना ही होगा। टीना ने थोड़ा मजाकिया अंदाज में कहा। मतलब तुम क्या कहना चाहती हो? साफ साफ बताओ, अंजलि ने हैरानी भरी आवाज में पूछा। टीना ने अपना प्लान बताते हुए कहा, मतलब हमें माही को डराना होगा कि वो जल्दी से जल्दी युवराज से डिवोर्स पेपर साइन करवा ले। तुम्हारी पूरी बात मैं समझ गई, तो बताओ करना क्या है? अंजलि ने पूछा। टीना ने अपना पूरा प्लान बताते हुए कहा, मैं हमेशा की तरह माही को किसी भी बहाने बाहर लेकर जाऊंगी, लेकिन इस बार हमारे साथ मम्मा बाबा भी होंगे। तुम बस इतना काम करना कि हम लोगों पर हमला करवा देना, मेरे मॉम डैड में से एक पर। उसके बाद माही को धमकाकर मजबूर कर सकते हैं कि वो जल्द से जल्द युवराज पर साइन करने के लिए दबाव डाले। अंजलि ने जब टीना का प्लान सुना तो उसको समझ आ गया। उसने थोड़ी शैतानी हंसी हंसते हुए कहा, बहुत अच्छा प्लान है, मैं भी तैयारी करती हूँ। ठीक है, तुम तैयारी करो, मैं उन सबको लेकर मेरा होटल के डिनर पर जाऊंगी और तुम्हें मैसेज कर दूंगी। बस एक बात का ध्यान रखना, मेरे मॉम डैड को ज्यादा चोट ना लगे। टीना ने अपने माँ बाप की चिंता करते हुए कहा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, अंकल आंटी की बिल्कुल चोट नहीं लगेगी। ये माही के लिए सिर्फ एक फाइनल कॉल होगी, अंजलि ने कहा और फोन काट दिया। टीना को फोन काटने के बाद अंजलि ने अपने प्लान पर काम करना शुरू कर दिया। अंजलि ने अपने फ्रेंड अलिस्का और राघव को कॉल किया और अपने पास बुला लिया। उनको कॉल करने के बाद अंजलि ने अपने सबसे भरोसेमंद आदमी को कॉल किया और उसको पूरा प्लान समझाते हुए माही पर हमला करने के लिए कहा। उधर इस सबसे अनजान माही अपने कैबिन में बैठी, वह भी अब ब्लैकमेलर के बारे में ही सोच रही थी। तभी उसका ध्यान उसके मोबाइल पर पड़ा। माही ने अपने मोबाइल की इनकमिंग मैसेज खोली और उसने उसमें पहले आए कुछ दिन के मैसेज पढ़ने लगी। वो वही मैसेज पढ़ रही थी जो उस प्राइवेट नंबर से आए थे, जिन्हें माही को धमकियां दी थी। उसने मैसेज खोले और एक पेपर पर लिख लिए। फिर माही ने उस ब्लैकमेलर की एक एक बात पेपर पर लिखी। उन दोनों को आपस में मिलाकर देखने लगी। उसने जब उनको एक साथ पढ़ने की कोशिश की, माही ये मिलाकर देख रही थी कि मैसेज लिखने और उस मैसेज में और लड़की के बोलने का स्टाइल एक तो नहीं है। माही के दिमाग में ही चल रहा था कि कहीं वो हमलावर और ब्लैकमेलर एक तो नहीं है। लेकिन जब उन दोनों को उसने मिलाकर देखा तो दोनों की एक दूसरे की बहुत अलग बातें थी। माही ने मन ही मन कहा, ये दोनों तो बहुत अलग हैं। मुझे तो लगा था कि मेरे दोनों दुश्मन एक ही हैं। माही को यह शक इसलिए हुआ था क्योंकि हमलावर भी माही से युवराज को दूर करने के लिए कह रहा था और ब्लैकमेलर भी युवराज से डिवोर्स लेने के लिए मजबूर कर रही थी। इसे बीच युवराज भी वसीम के अड्डे पर पहुंच चुका था। उसके सभी भरोसेमंद आदमी उससे पहले ही वहां पर इंतजार कर रहे थे। युवराज के अंदर दाखिल होते सब उसकी तरफ देखने लगे। युवराज ने उन सबको बैठने के लिए कहा और उन सभी को एक एक करके अपना प्लान समझाया। सभी को अपने काम पर लगने के लिए कह दिया। सभी वहां से निकलकर चले गए और अपने अपने काम पर लग गए। अब वहां पर चंदन और युवराज रह गए थे। युवराज ने चंदन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, चंदन तुम्हारा सिर्फ एक काम है, माही के फोन की डिटेल्स, मुझे उसकी एक एक पल की खबर चाहिए। चाहे जो कुछ भी हो जाए, जहां से भी कॉल आए, मैसेज मुझे तुरंत तुम बताओगे। जी सर, मैं ठीक है, समझ गया, आपको एक एक पल की खबर मिलती रहेगी। ये कहने के बाद चंदन भी वहां से चला गया और अपने काम पर लग गया। इसके बाद युवराज भी वहां से निकला और वापस सिंघानिया हाउस की तरफ चल पड़ा। उसकी गाड़ी फुल स्पीड से चल रही थी। शाम हो गई थी और मुंबई शहर की कड़कती धूप ढल चुकी थी। मौसम भी थोड़ा ठंडा होने लगा था। माही भी अपने ऑफिस से वापस चौधरी हाउस के लिए निकल गई थी। उसके रेड कलर की मर्सिडीज रोड पर चल रही थी, लेकिन माही का ध्यान कहीं और ही था। कुछ ही देर में वो चौधरी हाउस पहुंच गई और जैसे ही चौधरी हाउस के अंदर दाखिल हुई, उसने देखा कि आज लिविंग रूम में कोई नहीं था। ये देखकर वो बहुत हैरान थी, लेकिन जब भी वो आती थी, यशवंत और यामिनी हमेशा लिविंग रूम में बैठे होते थे। माही ने जब देखा कि आज वो वहां नहीं है, तो उसने एक आवाज लगाई, मॉम, डैड, कहाँ हैं आप लोग? लेकिन आगे से कोई भी जवाब नहीं आया। जब किसी ने माही की बात का कोई जवाब नहीं दिया, तो माही थोड़ा और चिंता करने लगी। माही ने अपना ऑफिस बैग वहां टेबल पर रखा और यामिनी यशवंत के रूम की तरफ चली गई। उसने जैसे ही उनके रूम खोला तो उसे देखकर वहां भी हैरान हो गई। उनके रूम में कोई नहीं था। माही की चिंता अब और बढ़ने लगी थी। उसने अपना मोबाइल निकाला और यशवंत को कॉल मिला दिया, लेकिन आगे से कंप्यूटर असिस्टेंट की आवाज आई, जिस नंबर से आप अभी संपर्क करना चाहते हैं वो फिलहाल बंद है, कृपया थोड़ी देर बाद प्रयास करें। माही का दिल बेचैन हो उठा। उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि उसने जल्दी जल्दी यामिनी का नंबर ट्राई किया तो आगे से कंप्यूटर असिस्टेंट की वही आवाज आई। उसकी चिंता और बढ़ गई। उसका दिल घबरा रहा था। उसने मन ही मन का सवाल भी उसके खड़े हो गए थे। कहीं मॉम डैड कहीं मुसीबत में तो नहीं फंस गए? कहाँ जा सकते हैं ऐसे बिना बताए? लेकिन उसको किसी सवाल का कोई जवाब नहीं मिल रहा था। माही ने लास्ट में टीना का नंबर डायल किया और इस बार कॉल कनेक्ट हो गई। कुछ रिंग्स जाने के बाद टीना ने फोन उठा लिया। हेलो, हेलो टीना, कहाँ हो तुम? माही ने घबराते हुए पूछा।
माही की घबराहट भरी आवाज सुनकर टीना को हंसी आ रही थी, लेकिन उसने अपने हंसी पर कंट्रोल किया और कहा, मैं तो अपने रूम में हूं। क्यों, क्या हो गया? तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? टीना की बात सुनते ही माही ने कॉल काटा और सीढ़ियां चलते हुए टीना के रूम की तरफ जाने लगी। उसके फोन काटते ही टीना भी समझ गई कि माही उसके रूम की तरफ आ रही होगी, इसलिए टीना अपने रूम से निकली और माही की तरफ जाने लगी। जैसे वो माही के सामने आई, माही ने उससे पूछा, टीना मैं कब से चिल्ला रही हूँ, तुम सुन नहीं सकती? और मोम और डैड कहाँ हैं? टीना ने माही की बात सुनकर हैरान होने का नाटक करते हुए अपने कान में से एयरपोर्ट निकाल कर कहा, वो मैं तो अपने रूम में हेडफोन लगाकर गाने सुन रही हूँ, तो मुझे तुम्हारी आवाज नहीं सुनाई थी। वैसे मुझे भी नहीं पता कि मोम डैड कहाँ हैं। माही की घबराहट अब डर में बदल गई थी और उसने अपने हाथ उसके कांपने लगे, सांसें तेज हो गई और चिंता में चक्र खाकर गिरने ही वाली थी कि टीना ने उसको संभाल लिया और उसको वहां पास पड़ी चेयर पर बैठते हुए कहा, माही क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? माही अपने होश में आई। उसने देखा कि सामने यशवंत और यामिनी खड़े थे। माही जल्दी अपने जगह से खड़ी हुई और उन दोनों को गले लगाकर रोते हुए बोली, कहाँ चले गए थे मॉम डैड आप? आपको पता है कि मैं कितना डर गई थी। आप दोनों के फोन क्यों स्विच ऑफ आ रहे थे? माही ने उन पर सवालों की बारिश कर दी। यशवंत ने हंसते हुए कहा, अरे रुको रुको, सांस तो ले लो, हम बिल्कुल ठीक हैं, कुछ भी नहीं हुआ है। तुम तो ऐसे ही चिंता करने लग जाती हो। हम तीनों मिलकर तुम्हें जानबूझकर सता रहे थे। हम यहीं थे टीना के रूम में। यशवंत की बात सुनते ही माही की भौहें चढ़ गई। उसने अपना मुंह दूसरी तरफ घुमाया और बच्चों की तरह अपना मुंह फुलाकर खड़ी हो गई। उसने गुस्से में कहा, मुझे आप लोगों से कोई बात नहीं करनी। आपको पता भी है कि मुझे हार्ट अटैक आ जाता। अभी जाओ, अभी आप लोगों से मुझे कोई बात नहीं करनी। उसकी बात सुनकर यशवंत ने उसको अपनी तरफ घुमाया और बचपन की तरह उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और प्यार से उसका माथा चूमते हुए बोली, हमें नहीं मालूम था कि तुम हमसे इतना प्यार करती हो। ओके सॉरी बाबा, आगे से ऐसा मजाक नहीं करेंगे। और ये कहते हुए यशवंत ने माही को गले लगा लिया। यामिनी भी उसके पीछे ही खड़ी थी। उसने भी माही के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, हमारी प्यारी बच्ची। तभी टीना ने उनके बीच में बोलते हुए कहा, अब यहीं खड़े खड़े एक दूसरे को प्यार करते रहोगे या फिर चलोगे भी? माही ने हैरानी से टीना को देखते हुए पूछा, कहाँ जाने की बात हो रही है? तभी यामिनी ने माही की बात का जवाब देते हुए मुस्कुरा कर कहा, माही हमारी टीना आज हमें डिनर ट्रीट दे रही है, मेरा होटल में अपनी जॉब मिलने की खुशी में। यामिनी की बात सुनकर माही ने टीना की तरफ मुस्कुरा कर देखा और उसके पास जाते हुए कहा, यह तो बहुत खुशी की बात है, हमारी टीना बहुत समझदार हो गई है। वैसे भी कितने ही दिन हो गई हम लोग इकट्ठा बाहर गए भी नहीं। चलो चलते हैं। ठीक है फिर जल्दी से चेंज करो, हम लोग चलते हैं। टीना ने भी मुस्कुराते हुए कहा। माही भी उनकी बात सुनते हुए अपने रूम में चेंज करने के लिए चली गई। उसने अपना वार्डरोब खोला और उसमें से एक ड्रेस देखने लगी। थोड़ी देर बाद सभी ड्रेस देखने के बाद उसने एक लाइट ग्रीन कलर का सिंपल सा आरामदायक सलवार सूट निकाला और वॉशरूम की तरफ चली गई। वॉशरूम में जाने के बाद उसने अपने मुंह ठंडे पानी से धोया, कपड़े चेंज करके बाहर आई। आईने के सामने खड़ी होकर उसने बड़े ही तहजीब से अपने बाल खुले छोड़े और अंधे बांध लिए, हल्का सा टचअप किया और अपने रूम से बाहर निकल गई। उसको देखकर कहा जा सकता था कि प्रॉपर इंडियन देसी गर्ल और देसी ब्यूटी जैसी लग रही थी। पूरा तैयार होकर जब वो बाहर आई तो टीना उसके सामने ही खड़ी थी। उसको देखकर टीना ने कुछ ऐसी बात कही जैसे माही का मूड ही खराब हो गया। क्या कहा था टीना ने ऐसा? क्या होगा अब आगे जानने के लिए जुड़े रहिए अपने इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों 143वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। माही डिनर के लिए तैयार होकर अपने रूम से बाहर निकली। उसे बिल्कुल भी सिंपल सूट पहना हुआ था और जैसे ही वो बाहर आई टीना ने उसको देखकर कहा, क्या पहन लिया माही? हम लोग इतने बड़े होटल में जा रहे हैं, तुम ये सिंपल सा सूट वहां पर पहनकर कैसे जाओगे? तुम्हें देखकर तो वो किसी अंदर भी हमें दाखिल नहीं होने देंगे। ये सोचते हुए उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसको इस मुस्कान में उसके शैतानी इरादे छुपे हुए थे, लेकिन माही ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। माही का मूड वैसे भी थोड़ा सा खराब था, लेकिन वो और भी खराब उसको करना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने बस सिर हिलाया और आगे की तरफ चली गई। टीना के भी सोचते हुए हल्की सी चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसको इस मुस्कान ने उसके शैतानी इरादे छुपे हुए थे। चलो अच्छा है, इसने अपने इंसल्ट करवाने का एक और मौका दे दिया लोगों को। और फिर एक बड़े ही स्माइल के साथ सभी को देखते हुए बोली, अगर सभी तैयार हैं तो चलें। टीना के इतना कहते ही यशवंत और यामिनी भी अपने जगह से खड़े हो गए और बोले, चलो भाई हम तो तैयार हैं। इतना सुनते ही टीना आगे चल पड़ी और वो तीनों टीना के पीछे पीछे। टीना गैरेज में गई। उसने अपनी बुगाती स्टार्ट की। उसके इंजन की आवाज इन तीनों ने बाहर तक सुनाई दी। जैसे ही टीना बुगाती को लेकर गैरेज से बाहर निकली
तीनों उसको देखते ही रह गए। अभी तक घर में किसी ने भी टीना की गाड़ी नहीं देखी थी। सभी के मन में तो यही था कि टीना अपनी पुरानी गाड़ी लेने गई है, लेकिन जब उनके सामने बुगाती आकर रुकी तो सभी की आंखें उस पर ही टिक गई थी। सबके होश एकदम से उड़ गए थे। टीना ने गाड़ी का शीशा डाउन किया और कहा, क्या हुआ, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? फिर उसने माही की तरफ देखते हुए आगे कहा, माही तुम भी अपनी गाड़ी ले आओ, इसमें तो तुम देख रही हो सिर्फ 2 ही लोग बैठ सकते हैं। माही ने भी सिर हाँ में हिला दिया और अपनी मर्सिडीज लेने चली गई। वो भी गाड़ी लेकर बाहर आई और उसने देखा कि यशवंत और यामिनी भी टीना की गाड़ी को ही देख रहे हैं। माही ने अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाया, जिसे सुनकर वो दोनों होश में आ गए। यशवंत ने होश आते ही पूछा, टीना, ये गाड़ी किसकी है? टीना ने बस इतना ही जवाब दिया, मेरी बाबा। यशवंत और यामिनी ने सुनते ही एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखा और फिर दोनों गाड़ी की तरफ बढ़े। जैसे ही यामिनी ने देखा यशवंत भी टीना की गाड़ी में बैठने जा रहे हैं, तो उसने थोड़ा तेज चलना शुरू किया और जल्दी से जाकर गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी में बैठते ही उसने यशवंत को देखकर हंसते हुए कहा, जी मैं तो टीना के साथ जाऊंगी, आप माही के साथ आ जाओ। यामिनी टीना की गाड़ी देखकर बहुत खुश हो गई थी। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि टीना यह गाड़ी लेकर कहां से आई है। उसने गाड़ी के अंदर डैशबोर्ड पर हाथ फेरकर खुश होने लगी। टीना ने गाड़ी को ऑटोमेटिक डोर बंद किए और गाड़ी मीरा होटल की तरफ बढ़ा दी। जैसे ही टीना गाड़ी लेकर निकली, यशवंत भी आकर माही की गाड़ी में बैठ गई। उसने गाड़ी में बैठते हुए माही ने बहुत ही सम्मान से पूछा, चले डैड? यशवंत अभी तक शौक में थे और उसने माही की बात का जवाब देने की बजाय अपना ही सवाल किया, ये टीना के पास इतनी महंगी गाड़ी कहां से आ गई? माही ने सिर हिलाते हुए कहा, पता नहीं डैड, होटल में पूछ लेंगे। ये कहते हुए उसने भी अपनी गाड़ी मीरा होटल की तरफ मोड़ दी। उधर युवराज भी वापस सिंघानी हाउस पहुंच चुका था। रात के इस पहर में पूरा घर शांत था। उसने धीरे धीरे अपने कमरे की ओर कदम बढ़ाए। कमरे में पहुंचकर उसने अपनी जैकेट उतारी और बिस्तर पर फेंक दी। उसके शरीर पर जख्मों के निशान थे, लेकिन जो घाव उसकी आत्मा को मिले थे वो इससे भी कहीं ज्यादा गहरे थे। उसने बाथरूम का दरवाजा खोला और अंदर चला गया। गर्म पानी का शॉवर लेने से उसकी मांसपेशियों में थोड़ी राहत मिली, लेकिन मन का तनाव कम नहीं हुआ। वो बाथरूम से बाहर निकला, वह से पानी की बूंदें टपक रही थी। उसने एक सफेद टी शर्ट और ट्राउजर पहना। कॉफी मशीन ऑन की। कुछ ही पलों में कमरे में कॉफी की भीरी भीरी खुशबू भी फैल गई। और सोफे पर बैठ गया और एक हाथ में कॉफी मग पकड़े, दूसरे हाथ में अपनी कनपटे दबाते हुए सोचने लगा। डॉक्टर, इतने में दरवाजे की नोक हुआ और युवराज ने अपनी तंद्रा तोड़ी और दरवाजे की ओर देखा। अंदर आ जाऊं? काव्या की आवाज आई। युवराज ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ दीदी आइए ना। काव्या कमरे में दाखिल हुई। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, मगर उसकी आंखों में चिंता झलक रही थी। उसने युवराज को ध्यान से देखा। वो थका हुआ लग रहा था। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल उभर आए थे और उसकी बॉडी में अभी अभी हल्की सी गर्माहट निकल रही थी। शायद अभी अभी स्टीम बात लिया था। उसने जब देखा कि युवराज गहरी सोच में डूबा हुआ है, तो उसने पूछा, क्या सोच रहे हो युवराज? युवराज ने हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी मुस्कान अधूरी रह गई। उसने कॉफी का एक घूंट लिया और कहा, कुछ नहीं दीदी, बस माही के बारे में सोच रहा था। माही? काव्या ने चौंकते हुए पूछा। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि माही किसी के दबाव में आकर मुझसे डिवोर्स मांग रही है और मुझे छोड़ना नहीं चाहती। युवराज ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा। काव्या ने युवराज की तरफ देखा। उसके चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था। काव्या ने आगे बढ़कर उसके सिर पर हल्का सा हाथ फेरा और कहा, तुम चिंता मत करो, माही को तुमसे कोई अलग नहीं कर पाएगा। तुम देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। युवराज ने काव्या की बातों को सुना, लेकिन उसका मन अभी भी बेचैन था। कुछ देर दोनों के बीच खामोशी छाई रही। फिर युवराज ने पूछा, आप क्या कहने आई थी? हल्का सा काव्या ने सिर झुका लिया और कहा, नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही आ गई तुम्हें देखने के लिए। युवराज ने मुस्कुराने की कोशिश की, मगर उसकी आंखें भी अभी भी उदासी थी। उसे ऐसे देखकर काव्या ने बात आगे बढ़ाने के लिए कहा, युवराज एक बात बताओ, तुम विक्रम से मिलने गए थे ना, कैसा है वो? युवराज ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हाँ दीदी, मैं विक्रम से मिला था। वो तो बिल्कुल ठीक है और कुलकर्णी ग्रुप के साथ मिलकर काम करना चाहता था। मैंने उसको कुलकर्णी ग्रुप के शेयर ही खरीद कर दे दिए। अब वो कुलकर्णी ग्रुप को रन कर रहा है। तुमने बहुत अच्छा किया। ये थोड़ा अजीब है, लेकिन हमें उसका ख्याल रखना ही होगा, काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा। युवराज ने हल्की मुस्कान दी, मगर अब उसके चेहरे पर थकान दिख रही थी। बहुत थक गया हूं दीदी, ये कहते हुए युवराज बिस्तर पर लेट गया। काव्या ने उसकी तरफ देखा और हल्के हाथों से उसके बालों में उंगलियां फेरने लगी। युवराज ने आंखें बंद कर ली। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी सारी थकान धीरे धीरे दूर हो रही हो। उसे याद आया बचपन में जब उसे ऐसे नींद नहीं आती थी
और उसकी दीदी इसी तरह उसके बाल सहलाती रहती और कुछ ही पलों में वो सो जाता था। आज भी वही हो रहा था। काव्या की उंगलियों की नरमी और उसके स्पर्श की गर्माहट से युवराज की सांसें गहरी होने लगी। कुछ ही देर में वो नींद के आगोश में समा गया था। काव्या ने मुस्कुराते हुए उसके चेहरे को देखा। उसके गहरी नींद में मासूमियत झलक रही थी। तुम बचपन में भी ऐसे ही सो जाते थे? काव्या ने हल्के से बुदबुदाया। उसने धीरे से कंबल उठाया और युवराज के ऊपर डाल दिया। फिर धीरे से उठी और कमरे से बाहर निकल गई ताकि युवराज की नींद में कोई खलल ना पड़े। कमरे में अब सिर्फ शांति थी, एक गहरी भरी शांति। मुंबई के चमचमाती सड़कों पर एक अलग ही रौनक थी। रोशनी से जगमगाती इमारतें, महंगी गाड़ियों की कतारें और स्टाइलिश लोगों की भीड़ हर जगह नजर आ रही थी। उसी भीड़ का एक हिस्सा थी माही, जो अपने पिता यशवंत के साथ मीरा होटल के भव्य गेट पर खड़ी थी। टीना और यामिनी उनसे पहले ही होटल के अंदर चली गई। माही अपनी सोचों में डूबी थी, तब अचानक एक लड़की से टकरा गई। ओ माय गॉड, दिखता नहीं है क्या? अंधी हो क्या? लड़की ने बड़ी कड़वी सी आवाज में, पूरी लॉबी में उसकी आवाज गूंज उठी। माही ने सिर उठाकर देखा। वो एक बेहद ही अमीर घर की लग रही थी। गोल्डन गाउन, डायमंड की ज्वेलरी और हाथ में महंगा क्लच। उसकी हर चीज उसकी संपन्नता की गवाही दे रही थी। उसके चेहरे पर घमंड की भी साफ झलक रहा था। उसने माही को ऊपर से नीचे तक देखा और अपनी नाक सिकोड़ ली, मानो माही से कोई स्मेल आ रही हो। माही ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, गलती तुम्हारी थी, लेकिन फिर भी तुम मुझ पर ही चिल्ला रही हो। वो लड़की हंस पड़ी। ओ हेलो, मैं तुम्हारे जैसे लोअर क्लास लोगों से बहस नहीं करती। तुम जैसे लड़कियों को तो देखकर अंदाजा हो जाता है कि कहाँ की हो, क्या हो और कैसी हो। माही ने एक पल के लिए उस लड़की की आंखों में देखा। उसमें अहंकार, तिरस्कार और अमीरी का अभिमान साफ झलक रहा था। माही ने कोई जवाब नहीं दिया और होटल के अंदर जाने के लिए मुड़ गई। लेकिन अपमान का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही माही और यशवंत होटल में दाखिल होने लगे, एक लंबा चौड़ा काले कपड़ों में सुरक्षा गार्ड उनके सामने आकर खड़ा हो गया। मैडम, क्या मैं आपका एंट्री कार्ड देख सकता हूँ? गार्ड ने, उसकी आवाज में औपचारिकता थी, क्योंकि अंदर आने से पहले वो एंट्री कार्ड तो देख ही सकता था। माही चौंक गई। टीना और यामिनी से तो कोई किसी ने कार्ड नहीं मांगा, फिर उससे क्यों? बिना माही ने कुछ कहे अपना डायमंड मेंबरशिप कार्ड निकाला और गार्ड को दिखाया। मेरा होटल मुंबई का एक प्रतिष्ठित होटल था, जहां सिर्फ अमीर एथलीट्स और बिजनेसमैन को ही एंट्री मिलती थी। यहाँ डिनर के लिए गोल्डन या डायमंड मेंबरशिप कार्ड जरूरी था। माही के हाथ में डायमंड कार्ड देखकर गार्ड भी चौंक गया। लेकिन इससे ज्यादा चौंकने वाली वो लड़की थी जिससे माही टकराई थी। उसने एक जोरदार ठहाका लगाया। ओह फटीचर, इस होटल में खाने के लिए मेंबरशिप कार्ड चाहिए होता है। यहाँ तुम्हारा लोकल बस कार्ड नहीं चलेगा। उसके तानों से होटल के कुछ अन्य गेस्ट में मुस्कुरा दी। माही ने गहरी सांस ली और लड़की को नजरअंदाज किया। वो गार्ड की ओर देखने लगी, जो अभी भी संदेह में था। ये कार्ड आपका है? गार्ड ने सवाल किया। माही की भौहें तन गई। जी मेरा ही है, उसने शांत और सख्त लहजे में कहा। लेकिन उस लड़के ने गार्ड के हाथ से वो कार्ड लगभग छीन लिया और जोर से बोली, अरे ये कार्ड इसका हो ही नहीं सकता। इसे देखो, क्या ये इतनी अमीर लगती है कि डायमंड मेंबरशिप खरीद सके? गार्ड भी उसकी बातों में आने लगा। उसने माही को घूर कर देखा। सच सच बताओ, ये कार्ड तुमने कहां से चुराया? गार्ड की आवाज में शक था। क्या? माही भी हक्की बक्की रह गई। हाँ, ये डायमंड कार्ड तो करोड़पतियों के पास होता है। मैंने अपने गोल्ड मेंबरशिप के लिए भी 2 करोड़ रुपए खर्च किए थे, और इसके पास डायमंड कार्ड है? हो ही नहीं सकता, उस लड़की ने भी कहा। यह सुनकर गार्ड और भी चौकन्ना हो गया। उसको ऐसा लग रहा था कि माही ने यह कार्ड किसी से चुरा लिया होगा। अब क्या होगा आगे? क्या माही अंदर जा पाएगी या नहीं? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, जल्दी से जल्दी अपने सुकून एफएम चैनल के 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवाने में हमारी हेल्प कीजिए। 1000 सब्सक्राइबर होते ही मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर आ रहा हूं। तो जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवाइए और कहानी को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, कमेंट करें और हमें लाइक जरूर करें। दोस्तों, 144वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। माही ने जब अपना डायमंड कार्ड दिखाया तो वहां पर खड़े किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि डायमंड कार्ड माही का ही है। सभी लोग ऐसा सोच रहे थे कि ये माही ने कहीं से चुराया होगा। उस लड़की ने भी आग में घी डालते हुए कहा, देखिए, मैंने इस होटल का गोल्डन कार्ड बनवाने के लिए 2 करोड़ खर्च किए थे और इसके पास डायमंड कार्ड है। इसके कपड़े देखिए, क्या आपको लगता है कि ये इतना खर्च कर सकती है? मुझे तो पूरा विश्वास है कि ये किसी से इसने चुराया ही होगा। अब गार्ड पूरी तरह से लड़की की बातों में आ चुका था। उसने अपनी आवाज और कड़ी करते हुए कहा, सच सच बताओ, ये कार्ड तुमने कहां से चुराया है? अब तक वहां और भी लोग इकट्ठा हो गए। सबके नजरों में एक सवाल और मजाक था। माही ने महसूस किया कि उसकी बेइज्जती की जा रही है। यशवंत, जो अब तक शांत थे, आगे बढ़े और गार्ड को सख्त लहजे में बोले, बेटा, हम शरीफ लोग हैं, बिना वजह इल्जाम मत लगाओ। ये कार्ड मेरी बेटी का ही है। तभी उस लड़के ने यशवंत का भी मजाक उड़ाते हुए कहा,
अरे भाई, इस बूढ़े की एक्टिंग तो देखो, कैसे अपने चोर बेटे की साइड ले रहा है। माही की आंखें गुस्से से लाल हो गई। वह अब तक अपनी बेइज्जती को सहन कर रही थी, लेकिन जब बात उसके पिताजी की आई तो वो आगे बढ़ी और चिल्लाई, तुम अपनी हद पार कर रही हो। फिर उसने एक गार्ड को जोर से चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी नौकरी तो गई अब। माही ने अपना मोबाइल निकाला और अपने असिस्टेंट भाग्य को कॉल मिला दी। भाग्य ने भी उसका फोन एक ही रिंग में उठा लिया और माही ने भाग्य से कहा, मैं आज अपने मॉम डैड के साथ मीरा होटल में डिनर करने आई हूँ और यहाँ के मैनेजर से कहो कि मुझे अभी के अभी आकर होटल के एंट्री गेट पर मिले। उनका गार्ड मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है। ये कहकर माही ने फोन काट दिया। उसने भाग्य के जवाब का इंतजार भी नहीं किया। सब लोग अब माही की तरफ देख रहे थे। तभी वो लड़की फिर से ठाका लगाकर हंसने लगी और माही की तरफ उंगली करते हुए बोली, वाह वाह, तुम तो फिल्मों में ट्राई कर सकती हो। कितनी जबरदस्त एक्टिंग करती हो तुम। माही का गुस्सा अब कंट्रोल से बाहर हो रहा था। वह इस लड़की की बदतमीजी कब से बर्दाश्त कर रही थी। माही गुस्से में उस लड़की को थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ गई। तभी उस लड़की ने पीछे हटते हुए कहा, मुझे हाथ लगाने की सोचना भी मत। तुम्हें पता नहीं है कि मेरा बॉयफ्रेंड कौन है। माही ने आंखें सिकोड़कर उसे देखा, जैसे उसकी नजरों से ही पूछ रही हो कि उसका बॉयफ्रेंड है कौन ऐसा। उस लड़की ने घमंड में मुस्कुराते हुए कहा, मेरा बॉयफ्रेंड हीराचंदानी ग्रुप का चीफ मैनेजर है। मुझसे पंगा लेने की सोचना भी मत। उस लड़की ने इतना ही कहा था कि तभी उसका बॉयफ्रेंड वहां पर आ गया। वॉशरूम गया हुआ था, अब उसके इसी तरफ चला आ रहा था। उस लड़के ने भी अपने बॉयफ्रेंड को देखते ही गर्व से उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, देखो मेरा बॉयफ्रेंड आ रहा है। उसके बॉयफ्रेंड को देखकर माही के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन जैसे ही लड़के की नजर माही पर पड़ी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो सीधा माही के पास आया और सिर झुकाते हुए बोला, माही मैम, आप यहाँ? क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती? क्या तुम्हें भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड की तरह लगता है कि मैं यहाँ नहीं आ सकती? माही ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उसके मुंह से मैम सुनते ही उस लड़की को झटका लगा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपने बॉयफ्रेंड को पीछे खींचते हुए पूछा, तुम इस फटीचर को मैम क्यों कह रही हो? अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? किसे फटीचर कह रही हो? ये हमारी कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट माही चौधरी है। उस लड़के ने उस लड़की को गुस्से में देखा और कहा। उस लड़की का नाम चाहत। जैसे उसने सुना कि माही हीराचंदानी ग्रुप की वाइस प्रेसिडेंट है, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई थी। माही ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी ये गर्लफ्रेंड को तुम्हारी पोस्ट पर बहुत अभिमान है। मुझे लगता है कि मुझे वो अभिमान तोड़ देना चाहिए। माही की बात सुनते ही वो लड़की समझ गई कि आज वो उसकी वजह से उसके बॉयफ्रेंड की नौकरी चली जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़ेगा नहीं। उसने तुरंत माही से माफी मांगते हुए कहा, मैम आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। प्लीज आप मेरे बॉयफ्रेंड को इसकी सजा मत देना, प्लीज। माही को अब हंसी आ रही थी। जो लड़की अभी थोड़ी देर पहले उसके कपड़े देखकर उसको जज कर रही थी, अब वही माही के सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी। माही ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अगर तुमने सिर्फ मेरी इंसल्ट की होती तो मैं कुछ भी नहीं बोलती, लेकिन तुमने मेरे डैड की इंसल्ट की है और ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। माही ये सब कह रही थी, तभी होटल का मैनेजर वहां आ गया। उसने आते ही गार्ड से पूछा, तुमने किसको रोका है? गार्ड ने कांपते हुए तुरंत माही की तरफ इशारा कर दिया, तो मैनेजर ने गुस्से में धीरे से गार्ड से कहा, तुम्हारी नौकरी तो गई। तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या गुस्ताखी की है? ये कहते हुए मैनेजर माही की तरफ बढ़ा और सिर झुकाते हुए पूरे सम्मान के साथ बोला, मैम हमें माफ कर दीजिए। गार्ड ने गलती की है और वो आपको पहचान नहीं पाया। मैं अभी के अभी इसे नौकरी से निकाल रहा हूं। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, माही ने उसे बीच में रोक दिया और कहा, नहीं, किसी की रोजी रोटी पर लात मारना मेरा स्वभाव नहीं, लेकिन तुम अपने गार्ड्स को समझाओ कि किसी के कपड़े देखकर उसको जज करना बंद करें। ये कहते हुए माही वापस उस लड़के की तरफ मुड़ी और बोली, और हाँ, तुम कल मेरे ऑफिस में आकर अपना डिमोशन लेटर कलेक्ट कर लेना। ये सुनते ही पास में खड़ी वो लड़की जोर जोर से रोने लगी। वो अपने बॉयफ्रेंड की नौकरी को बचाना चाहती थी, इसलिए उसने माही की तरफ देखते हुए कहा, मैम प्लीज मेरे बॉयफ्रेंड को इसकी सजा मत दीजिए। माही हल्के से मुस्कुराई और गार्ड के हाथ से अपना कार्ड लेते हुए अपने पिता का हाथ पकड़कर होटल के अंदर चली गई। पीछे लड़की की घबराई हुई आंखें, गार्ड का पछताया हुआ चेहरा और उस लड़के का झुका हुआ सिर ही रह गया। अंदर बड़े बड़े झूमर, ऊंची छतें और मखमली कालीन होटल की भव्यता को और बढ़ा रहे थे। लॉबी में शानदार चंदेलियर की रोशनी फर्श पर गिर रही थी और हल्के हल्के पियानो की धुन पूरे वातावरण को शाही बना रही थी। माही अपने पिता यशवंत चौधरी के साथ होटल के एक प्राइवेट रूम में दाखिल हुई। कमरा शाही अंदाज में सजाया हुआ था। दीवारों पर महंगे वॉलपेपर लगे थे और एक तरफ कांच की बड़ी खिड़की थी, जहां से शहर की जगमगाहट दिखाई दे रही थी।
टेबल पर महंगे क्रिस्टल के गिलास और सोने के किनारों वाले प्लेट्स रखे थे। टीना जो पहले ही वहां पर यामिनी के साथ बैठी थी, जैसे ही माही और यशवंत कमरे में दाखिल हुए, उसने हल्की मुस्कान के साथ तंज भरी आवाज में कहा, क्या हुआ माही, इतना टाइम कहाँ लग गया? तुम्हारी गाड़ी क्या इतनी स्लो चलती है? उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान थी और आंखों में हल्की चमक। वो खुद पर और अपनी स्थिति पर गर्व महसूस कर रही थी, लेकिन कमरे में बैठे यशवंत और यामिनी के चेहरों पर कोई हंसी नहीं थी। उन्होंने अपने बेटे की ओर थोड़ी गंभीरता से देखा। उनकी आंखों में सवाल थे। माही ने भी बिना मुस्कुराए अपनी बहन की ओर देखा और लेकिन कहा कुछ नहीं। टीना को जब एहसास हुआ कि उसके मजाक पर कोई नहीं हंसा, बल्कि उसे सभी घूर रहे, तो उसने अजीब मुस्कान में सफाई दी। अरे मॉम डैड, आप लोग ऐसे क्यों घूर रहे हैं? मैं तो बस मजाक कर रही थी। यशवंत ने इस बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो टेबल पर रखे गिलास से हल्का पानी पीते हुए टीना की ओर गंभीरता से देखने लगे। कुछ पल की शांति के बाद उन्होंने गहरी आवाज में पूछा, टीना एक बात बताओ, तुम इतनी महंगी गाड़ी कहां से लेकर आई हो? मैंने सुना है कि बुगाटी 4 करोड़ से ऊपर की गाड़ी होती है। उनकी आवाज में गंभीरता थी और आंखों में संदेह की लकीरें। टीना थोड़ी देर तक शांत रही, लेकिन फिर उसके चेहरे पर वही कॉन्फिडेंस वापस आ गया। उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बाबा, आपको पता है ना कि मैं अपनी कंपनी के लिए कितनी मेहनत करती हूँ। मैंने हाल ही में 100 करोड़ की डील फाइनल करवाई है। मेरी मेहनत से खुश होकर मेरे बॉस ने मुझे बुगाटी चरण दी है। उसकी आंखों में चमक थी और आवाज में गर्व। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया हो। यामिनी और यशवंत की आंखें नम हो गई। उन्हें अपनी बेटी पर गर्व महसूस हो रहा था। यामिनी ने प्यार से टीना का हाथ पकड़ते हुए कहा, बेटा, हमें तुम पर गर्व है। तुमने हमारी परवरिश को साकार कर दिया है। यशवंत की आंखें भी और गर्व से झलकने लगी। उन्होंने टीना की पीठ थपथपाई और कहा, बहुत बढ़िया टीना, तुमने हमारी इज्जत को और बढ़ा दिया। लेकिन इसी बीच बातचीत के दौरान माही टीना की तरफ देख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अविश्वास था। माही अपने छोटे बहन को बहुत अच्छी तरह जानती थी और वो जानती थी कि टीना 1-2 करोड़ की भी डील करवाने वाली नहीं थी। 100 करोड़ की डील उसने कैसे करवा दी? माही ने धीरे से गहरी सांस ली और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में कुछ सवाल भी थे। वो जानती थी कि अभी यहाँ इस विषय पर बात करना सही नहीं, इसलिए उसने खुद को शांति रखा। टीना अपने माता पिता को लिए गर्व से मुस्कुरा रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो नर्वस भी थी। उसे पता था कि उसने झूठ बोल दिया और ये बुगाटी उसे किसी और ने नहीं बल्कि युवराज ने गिफ्ट की थी। उसे अपने झूठ के पकड़े जाने का डर भी था, लेकिन वो जानती थी कि अभी उसे सच मान रहे हैं। पर माही की नजरों में जो सवाल थे वो उसे बेचैन कर रहे थे। टीना ने सभी के लिए वाइन ऑर्डर की। जब सभी हल्के हल्के वाइन का स्वाद ले रहे थे, तब टीना ने और घोषणा की, मॉम डैड, मैं जल्द ही अपने लिए एक नया विला खरीदना जा रही हूँ। तो यशवंत और यामिनी ने आश्चर्य से टीना की ओर देखा। तुम्हारे पास इतना पैसा कहां से आ गया? यशवंत ने पूछा। अरे बाबा, वो मेरी सेविंग्स और कंपनी के लिए बोनस से हो जाएगा। टीना ने फिर हंसते हुए झूठ कहा। माही ने इस बार भी सीधा सवाल दाग दिया, टीना, क्या सच में ये कार तुम्हें तुम्हारे बॉस ने गिफ्ट की है? टीना थोड़ा घबरा गई, लेकिन खुद को संभालते हुए बोली, हाँ माही, मैंने बताया ना कि मेरी मेहनत की वजह से। माही ने हल्का से सिर हिलाया, मुस्कुरा दी, लेकिन उसने ठान लिया कि इस झूठ की परतें वो जरूर खोलेगी। क्या करेगी माही? क्या माही टीना के झूठ पर पर्दाफाश कर पाएगी? जानने के लिए जुड़े रहिए अपने इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा प्यार दें और जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइब करवाने में हमारी हेल्प करें। दोस्तों, 145वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। इसके बाद डिनर का ऑर्डर दे दिया गया। फिर धीरे धीरे उनके सारी की सारी चीजें वहां टेबल पर आने शुरू हो गई। इसी बीच माही ने हल्की आवाज में टीना से सवाल पूछा, टीना, तुमने ये डील कब की थी? हमें तो बताया भी नहीं। टीना ने थोड़ा अचानक रुक कर कहा, अरे माही, सब इतना जल्दी हुआ कि बताने का मौका ही नहीं मिला। बस अचानक से सब होता चला गया। माही के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, लेकिन उसमें संदेह की परछाई साफ झलक रही थी। उसने पानी का घूंट भरा और अपनी आंखों को नीचा कर लिया। यामिनी ने अपनी बेटी का हाथ थामते हुए कहा, बेटा, हमें तुम पर गर्व है। तुमने अपनी मेहनत से ये मुकाम हासिल कर लिया। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। टीना ने हल्के से अपनी माँ का हाथ दबाया, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। उसे लगने लगा था कि शायद उसने जो झूठ बोला है वो बहुत दूर तक नहीं टिकेगा। खाना आ गया था। टेबल पर महंगे महंगे व्यंजन रखे गए। सुगंध पूरे कमरे में फैल गई, लेकिन माही के मन में उलझन थी और वो चुपचाप अपने खाने की प्लेट में हल्का सा कांटा चला रही थी। यशवंत ने धीरे से कहा, टीना, इस डील से तुम्हारा क्या योगदान है? टीना एक क्षण के लिए रुकी। उसने खुद को संयमित किया और कहा, बाबा, मैंने क्लाइंट से बातचीत की थी। मैंने उन्हें कंपनी के फायदे बताए और उन्हें यह डील करने के लिए मनाया। माही ने फिर धीरे से कहा, तुम्हारा बॉस कौन है? टीना को लगा कि अब सवाल बढ़ते जा रहे हैं। उसने जोर से हंसते हुए कहा,
अरे माही, तुम तो जासूस बन गई। बस इतना जान लो कि मैं खुश हूं और अब और भी बड़ी सफलता हासिल करने वाली हूँ। यामिनी और यशवंत को अब भी कोई शक नहीं था। उन्होंने खाना शुरू कर दिया था, लेकिन माही ने महसूस किया कि टीना ने एक बहुत बड़ा झूठ बोल दिया है। रात गहराने लगी थी। खाने के बाद वेटर ने बिल लाकर दिया। टीना ने बड़ी शान से अपना क्रेडिट कार्ड निकाल कर दिया, लेकिन उसकी उंगलियां कांप रही थी। माही ने देख लिया, उसे अपनी बहन की आंखों में देखा और धीरे से कहा, टीना, कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं। जब चाहो मुझसे बात कर सकती हो। टीना ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें माही से बच रही थी। वो जानती थी कि उसकी बड़ी बहन उसे अच्छे से समझती है। रात का सन्नाटा चारों ओर पसर गया था। होटल के बाहर हल्की हल्की रोशनी थी, जो गाड़ियों के शीशे पर चमक रही थी। डिनर के बाद चारों ओर होटल के बाहर निकले और वे बात स्वाभाविक रूप से दो दो समूह में बट गई। यामिनी और टीना अपनी बुगाटे की ओर बढ़ रही थी, जबकि माही और यशवंत अपने मर्सिडीज की ओर आ रहे थे। लेकिन जैसे वे पार्किंग में पहुंचे, अचानक से गोलियों की आवाज गूंज उठी। गोलियां यशवंत की ओर चलाई गई, लेकिन उनकी तेज नजरों और पुराने अनुभव से उन्हें सतर्क कर दिया। वे तुरंत झुक गए और गोली उनके सिर से ऊपर से गुजर गई। इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाते, पार्किंग में खड़ी दोनों गाड़ियों को 8-7 काली एसयूवी ने चारों तरफ से घेर लिया था। उनके टायरों की आवाज, तेजी और से ब्रेक लगाने की चीख ने माहौल को और भी भयानक बना दिया। गाड़ियों के दरवाजे धड़ाधड़ खुले और उनमें से लगभग 10-15 हथियारबंद गुंडे बाहर निकल गए। उनके चेहरे नकाबों से ढके हुए थे और हाथों में बंदूकें और लाठियां थी। भागो, माही चीखी, लेकिन भागने का कोई रास्ता भी नहीं था। गुंडों ने बिना कोई देर किए हमला कर दिया। उन्होंने पहले यशवंत को घसीटकर गाड़ी से बाहर निकाला और बेरहमी से पीटने लगे। उनकी लाठियां उनके शरीर पर जोर जोर से पड़ रही थी। यशवंत ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन उम्र और वो लोगों की ज्यादा संख्या होने के कारण वो उनके कुछ भी नहीं कर पाए। डैड! टीना की चीख गूंजी, लेकिन वो असहाय थी। यामिनी ने अपनी बेटे की ओर देखा। उनकी आंखों में डर और बेबसी का मिश्रण था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, दो गुंडों ने उन्हें भी गाड़ी से खींच लिया और नीचे गिरा दिया। उनका सिर फर्श पर टकराया और एक तेज दर्द उनके शरीर पर फैल गया। माही और टीना अपने माता पिता को बचाने के लिए दौड़ी, लेकिन एक गुंडे ने टीना को जोर से धक्का दिया। वो लड़खड़ाकर पीछे गिरी और बुगाटे के दरवाजे से जा टकराई। छोड़ दो उन्हें! माही ने गुंडों पर चिल्लाते हुए हमला करने की कोशिश की, लेकिन एक गुंडे ने उसकी कलाई पकड़ ली और एक जोर से धक्का दे दिया। यशवंत का चेहरा खून से लथपथ था। वो जमीन पर गिर पड़े, लेकिन उनकी आंखों में अब भी प्रतिरोध की चिंगारी थी। कौन हो तुम लोग? उन्होंने दर्द भरी आवाज में पूछा। बोलने का वक्त नहीं है बुड्ढे, एक गुंडे ने कहा और उनकी पसलियों पर एक जोरदार लात दे मारी। यामिनी भी जमीन पर पड़ी कराह रही थी। उनका हाथ उनके सिर से लगा हुआ था, जहां से खून रिस रहा था। टेना ने खुद को संभालते हुए गाड़ी में घुसकर पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन एक गुंडे ने शीशा तोड़कर उसका भी फोन छीन लिया और जमीन पर पटक दिया। तुम लोग चाहते क्या हो? पैसे चाहिए? सब ले जाओ, लेकिन मेरे मॉम डैड को छोड़ दो, माही ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। गुंडे ने उनकी एक नहीं सुनी और यशवंत और यामिनी पर प्रहार जारी रखा। अचानक से एक गाड़ी की हेडलाइट ऑन हुई और हॉर्न बजा। इससे गुंडे थोड़ा घबरा गए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा, फिर एकाएक भागने लगे। टीना और माही तुरंत अपने मॉम डैड के पास दौड़ी। यशवंत बेहोश हो चुके थे, जबकि यामिनी दर्द से कराह रही थी। मॉम, डैड! माही की आंखों में आंसू बह निकले। हमें जल्द से जल्द इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, टीना ने कांपती आवाज में कहा। वो दोनों मिलकर किसी तरह यशवंत और यामिनी को उठाने लगी। माही ने उन्हें मर्सिडीज की पिछली सीट पर लेटाया, जबकि टीना ने ड्राइविंग सीट संभाल ली। उनकी उंगलियां कांप रही थी, लेकिन उन्हें हिम्मत रखनी ही थी। गाड़ी तेज रफ्तार से हॉस्पिटल की ओर भागी। पीछे टीना और माही बार बार अपने मॉम डैड की हालत देख रही थी। डैड, आंखें बंद मत करो, हम हॉस्पिटल पहुंचने ही वाले हैं, माही की आवाज डगमगा रही थी। यामिनी ने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन उनकी पलकें भी लगातार भारी हो रही थी। तुम दोनों ठीक हो ना? उन्होंने कमजोर आवाज में पूछा। हम ठीक है, लेकिन आप कुछ मत बोलिए, बस सांस लीजिए, टीना ने घबराहट में कहा। गाड़ी जैसे ही हॉस्पिटल के गेट पर पहुंची, माही ने तुरंत हॉस्पिटल स्टाफ को आवाज लगाई। डॉक्टर्स और नर्स स्ट्रेचर्स पर दौड़े और यशवंत और यामिनी को तुरंत आईसीयू में लेकर जाया गया। माही और टीना वार्ड के बाहर खड़ी थी। उनकी आंखों में आंसू थे और हाथ कांप रहे थे। टीना, हम कुछ नहीं कर पाए, हम उन्हें बचा नहीं सके, माही की आवाज कांप रही थी। टीना ने अपनी बहन को कसकर गले लगा लिया। कुछ नहीं होगा मॉम डैड को, हम उन्हें खोने नहीं देंगे। उसने खुद को और माही को दिलासा दिया, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा डर घर कर गया था। अस्पताल के बाहर आईसीयू के दरवाजे के पास खड़ी माही के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, होठ कांप रहे थे और उसके दिल की धड़कनें जोर जोर से सुनाई दे रही थी। हर बार जब डॉक्टर के चैम्बर का दरवाजा खुलता, उसका दिल उछल पड़ता, लेकिन अभी तक कोई खबर पक्की नहीं आई थी। तभी उसके मोबाइल की टोन बुझी
उसने कांपते हाथों से फोन निकाला और स्क्रीन पर देखा, एक अनजान नंबर से मैसेज आया था। उसने मन ही मन जैसे किसी को हथौड़ा मार दिया। सांसें तेज हो गई। उसने हिम्मत जुटाकर मैसेज खोला। माही, मैंने सोचा कि कहीं तुम मुझे भूल न गई हो, इसलिए एक छोटा सा ट्रेलर दिखा दिया। मैंने तुम्हें कहा था कि युवराज से दूर रहो। लगा कि कहीं तुम मेरी बात भूल न जाओ, तो याद दिलाने के लिए करना पड़ा। माही ने हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। उसकी आंखों में डर की एक लहर दौड़ गई। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। यह वही इंसान था जिसने पहले भी उसे धमकाया था। इसी बीच दूसरी ओर टीना का गुस्सा अपने चरम पर था। उसने गुस्से में मोबाइल उठाया और एक नंबर डायल किया। वो दूर से कॉल रिसीव होते ही वो फट पड़ी। अंजलि, ये क्या किया तुमने? मैंने पहले ही साफ कहा था कि मोम डैड को कुछ नहीं होना चाहिए। सिर्फ माही को डराना है, लेकिन तुम्हारे गुंडों ने उन्हें बुरी तरह से मारा है। अंजलि ने ठंडी आवाज में जवाब दिया। शांत हो जाओ टीना, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ होगा। उन्होंने देखकर मारा है ताकि सब असली लगे। अगर ऐसा ना करते तो माही को सब नकली लगता। तुम बेवजह चिंता कर रही हो। टीना ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर असमंजस और गुस्सा साफ झलक रहा था, लेकिन अंजलि की बातों में तर्क था। वो खुद को शांत करने की कोशिश करने लगी। वहीं अस्पताल के अंदर डॉक्टरों की टीम ने यशवंत और यामिनी के इलाज में जुट गई थी। अंदर की स्थिति गंभीर थी। डॉक्टर लगातार इलाज कर रहे थे, जबकि बाहर माही और टीना बेचैनी से खड़ी थी। टीना अंदर आई और माही की ओर देखा। उसके चेहरे पर उदासी और चिंता साफ झलक रही थी, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, माही, मोम डैड को कुछ नहीं होगा। वो बहुत स्ट्रांग है। डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं। माही की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने कांपते होठों के साथ कहा, अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी टीना। अगर डैड के साथ कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ भी नहीं कर पाऊंगी। टीना ने माही के कंधे पर हाथ रखा और गले लगा लिया, लेकिन उसके भीतर की बेचैनी कुछ और ही थी। उसे अंजलि पर गुस्सा आ रहा था। इसी बीच डॉक्टर बाहर आए। दोनों बहनों की नजरें डॉक्टर के चेहरे पर टिक गई। डॉक्टर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमने बहुत बार कोशिश की, लेकिन अभी स्थिति स्थिर है, लेकिन 24 घंटे तक महत्वपूर्ण होंगे। अगर इन 24 घंटों में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ तो हम कह सकते हैं कि खतरा टल गया है। माही ने राहत की सांस ली, लेकिन चिंता अभी भी बरकरार थी। क्या होगा? क्या यशवंत और यामिनी अपने जान गंवा देंगे या फिर वो बच जाएंगे? जानने के लिए जुड़े रहिए अपने इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लग रही है।